हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री बाय गौस सर। तो हमारा टॉपिक चालू है बायोमोलिकुल्स क्लास 12। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो आपका डाइसैकेराइड्स है इसके बारे में डिस्कशन किया था। डाइसैकेराइड्स के कितने टाइप होते हैं और उसके रिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखा था हमने इन डिटेल। तो जिसने भी लास्ट क्लास को नहीं देखा है एक बार लास्ट क्लास को जाकर देख ले, ठीक है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये भी आपका सैकेराइड्स का टाइप है। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं? एक ऐसा सैकेराइड्स जिसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स तैयार होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में इसका डिस्कशन किया वाला है। द कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं हम? सैकेराइड्स। द सैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करने के बाद लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यानी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होते हैं, इसे क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। अब अगर हम बात करेंगे आपके सिलेबस के अंदर देखेंगे तो 3 पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिस्कशन किए वाला है। अगर हम बात करेंगे तो आपके 3 पॉलीसैकेराइड्स है, जिसके अंदर सबसे पहला वाला है आपका स्टार्च, देन सेलुलोज, देन आपका ग्लाइकोजन। ये जो आपके 3 पॉलीसैकेराइड्स है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों, स्टार्च के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है। जो आपका प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज था उसके अंदर हमने देखा था कि स्टार्च के पास से आपको क्या तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार होता है, हमने देखा था वहां पर। अब अगर हम बात करेंगे स्टार्च की, स्टार्च जो है अगर बात करेंगे तो इसके अंदर होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज और आपका सेलुलोज के अंदर होता है बीटा डी ग्लूकोज। यानी स्टार्च जो पॉलीमर है उसके अंदर आपका अल्फा डी ग्लूकोज पाया जाता है और आपका बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे स्टार्च के बारे में तो स्टार्च क्या होता है और किस तरीके से होता है, तो देखो बच्चों, इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च इट इज ए पॉलीसैकेराइड्स, इट इज ए पॉलीसैकेराइड्स, एक आपका ये पॉलीसैकेराइड्स है। इट इज पॉलीमर ऑफ, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। जैसा कि हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर देखा था कि आपके स्टार्च के पास से क्या बनता है? आपका ग्लूकोज बनता है। हमने वहां पर देखा था C6H2NO5 कितने टाइम्स? n टाइम्स, देन H2O n टाइम्स, और फॉर्मेशन ऑफ हो रहा था आपका ग्लूकोज n टाइम्स। तो हमने यहां पर देखा था कि आपके स्टार्च के पास से क्या तैयार होता था बच्चों? ये आपका स्टार्च, देन हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपका ग्लूकोज, और ये तैयार होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। दैट इज द आपका स्टार्च जो है आपका पॉलीमर है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। एक बार स्टार्च के रिगार्डिंग थोड़ा सा नोट डाउन करके ले लो बच्चों। स्टार्च के बारे में और थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। ये जो आपका स्टार्च होता है 2 कंपोनेंट से बनता है। जैसा कि अगर हम बात करेंगे, इट इज फॉर्म बाय 2 कंपोनेंट्स, इट इज फॉर्म बाय 2 कंपोनेंट्स। अब 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है आपका अमाइलोस और एक होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। अब इन 2 कंपोनेंट से आपका स्टार्च बनता है। अगर बात करेंगे हम अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन की, इन 2 कंपोनेंट से आपका स्टार्च बनता है। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपका जो अमाइलोस होता है, आपका अमाइलोस का जो प्रोपोर्शन होता है 15 से लेकर 20% तक होता है, और ये रिमेनिंग आपका 80 से लेकर 85% होता है। किसी भी स्टार्च के अंदर अमाइलोस और आपका अमाइलोपेक्टिन होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो है आपका 80 to 85 और आपका अमाइलोस जो है आपका 15 से लेके 20%। अगर इन जनरल अगर आपका 15% अमाइलोस रहेगा तो अमाइलोपेक्टिन कितना रहेगा? 85% रहेगा, ठीक है। अब आपका अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन। ये जो आपका अमाइलोस है, इट इज सोल्यूबल, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अगर ये सोल्यूबल है तो ये क्या रहेगा बच्चों? इट इज इनसोल्यूबल, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अब ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। ये जो आपका अमाइलोस है, आपका जो अमाइलोस है, इट फॉर्म्स ब्लू कलर, इट फॉर्म्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ
आयोडीन, और आपका जो अमाइलोपेक्टिन है इट फॉर्म्स ब्लू वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन। और आपका जो अमाइलोज है, अगर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, इन अमाइलोज चेन फॉर्म जो चेन फॉर्म होता है, चेन फॉर्म अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहीं पर अगर हम अमाइलोपेक्टिन के बारे में देखेंगे, इन अमाइलोपेक्टिन आपका 1,4 अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, आपका जो स्टार्च है इट इज फॉर्म बाय टू कंपोनेंट्स, एक होता है आपका अमाइलोज और एक होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज कितने फीसद में होता है, 15 से लेके 20% में, वहीं पर आपका अमाइलोपेक्टिन 80 से लेके 85%। अब आपका अमाइलोज की क्या कैटेगरीज है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, देन आपका इट फॉर्म्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ आपका आयोडीन, इट फॉर्म्स ब्लू वायलेट कलर विथ आयोडीन। और अगर हम देखेंगे तो आपका जो अमाइलोज है, जो आपका अल्फा 1,4 लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ पर आपका दो तरह का होता है, एक 1,4 देन 1,6। तो बच्चों एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो। तो बच्चों अभी हमने पॉलीसेकेराइड्स के अंदर स्टार्च को देखा, अब दूसरा वाला पॉलीसेकेराइड देखते हैं जिसे हम कहेंगे सेलुलोज। ये जो सेलुलोज है इसके बारे में अगर हम जानेंगे, इट इज पॉलीसेकेराइड्स, ये भी एक आपका पॉलीसेकेराइड का टाइप है। इट इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज से ये क्या बनता है आपका सेलुलोज बनता है। देन इन सेलुलोज के अंदर भी चेन फॉर्म होती है, लेकिन यहां पर लिंकेज कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी हमने स्टार्च के अंदर कौन सा लिंकेज देखा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखा, और यहां पर आपको कौन सा लिंकेज दिखेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसी के साथ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये काफी स्ट्रांग होता है, ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। अगर हम देखेंगे जो हमारे ह्यूमन बींग है, कोई अगर से पॉलीथीन की बैग है या इसके अलावा कोई पेपर है, अगर मान लो कोई हमने अगर खा ली उस चीज को, तो वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होती है क्या, नहीं होती है। तो इसका और एक चीज ये है, ह्यूमन बॉडी जो आपका पॉलीथीन बैग है या जो पेपर है उसके अंदर आपका सेलुलोज कंटेनिंग होता है। जो ह्यूमन बॉडी डू नॉट हैव एंजाइम, यानी हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करते हैं। ह्यूमन बॉडी डू नॉट हैव एंजाइम टू हाइड्रोलाइज द सेलुलोज, हाइड्रोलाइज दिस लिंकेज। जो आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये काफी डिफिकल्ट होता है हाइड्रोलाइज होने के लिए, तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी इसको एंजाइम नहीं कर पाती, मतलब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है क्या, नहीं होता है। इसी के साथ हम इसे और क्या कह सकते हैं, हेंस सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी। तो ये देखा हमने सेलुलोज के बारे में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। जैसा कि अभी हमने सेकंड वाला जो हमने पॉलीसेकेराइड्स देखा सेलुलोज, अब थर्ड वाला देखेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में डिटेल आपको बताने वाला नहीं है, इन शॉर्ट में हम इसके बारे में देखेंगे। जो आपका ग्लाइकोजन होता है इट इज ए पॉलीसेकेराइड्स। देन आपका ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू अमीलोपेक्टिन। जो हमने स्टार्च के अंदर दो कंटेंट देखे थे, दो कंपोनेंट देखे थे, एक अमाइलोज और एक अमीलोपेक्टिन, सेम आपका ग्लाइकोजन अमीलोपेक्टिन जैसा होता है, लेकिन ये हाईली ब्रांच होता है, बट इट इज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो ये आपका ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन इज आल्सो एक पॉलीसेकेराइड्स। तो बच्चों बायोमोलिकुल्स चैप्टर के अंदर हम तीन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जैसा कि आपका सैकराइड्स है, देन आपका प्रोटीन्स है और आपका न्यूक्लिक एसिड्स है। अभी हमने लास्ट सेशन में, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका जो सैकराइड्स का पोर्शन था, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसको कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे प्रोटीन्स को। जनरली अगर हम देखेंगे डे टू डे लाइफ में हमको बहुत सारे प्रोटीन्स जो है आपको फूड में से मिलते हैं,
या उसके अलावा जो हम हमारे जो भी मील्स होते हैं, जो हमारे खाने के आइटम्स होते हैं, उससे हमको क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। अब अगर जनरली हम देखेंगे कभी अगर हम बीमार हो जाए या हमारे कोई पापा मम्मी या कोई रिश्तेदार भी अगर बीमार हो जाए और अगर देखेंगे, अगर उनका ब्लड रिपोर्ट लेंगे या अगर वीक देखेंगे तो डॉक्टर से अगर मिलेंगे, डॉक्टर क्या कहते हैं कि प्रोटीन की ज़रूरत है और उसके अलावा जो है तो विटामिन की ज़रूरत है। तो ये प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं? ये प्रोटीन जनरली अगर हम देखेंगे तो आपके फूड में, जैसा कि आपके ग्राउंड नट्स है, उसके अलावा जो है तो आपके फिश है, उसके अलावा जो है तो आपके एग्स है, ये इनके पास से हमको क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो प्रोटीन्स एक्चुअली है क्या, तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्रोटीन्स इज नथिंग बट ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडीज। ये एनिमल बॉडीज के अंदर पाया जाता है, जैसा कि हाँ। उसके बाद में प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स प्ले प्राइम रोल, यानी प्राइमरी रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। और हमारे जो भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, मतलब जो भी हमारा उठना बैठना चलना फिरना, जितने भी फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस है, उसके लिए भी आपका प्रोटीन्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर आपका जो प्रोटीन्स मिलने के जो सोर्सेस है, अगर हम देखेंगे तो आपका जो दूध है, जिसे हम मिल्क कहेंगे, देन आपका एग, देन आपका फिश, देन आपके नट्स, देन आपके मीट्स, जो भी आप खाना खाते हैं उसके जरिए से भी हमको क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे आपके प्रोटीन्स के रिगार्डिंग, वन मोर थिंग, आपका प्रोटीन्स का, अगर हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये सब डिटेल हुई आपके प्रोटीन्स के रिगार्डिंग। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे के पोर्शन को डिस्कशन करेंगे। बच्चों, अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होता है समझेंगे। एक्चुअली आपका प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद, प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स। अब अल्फा अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन क्या है, इसको समझेंगे। द कार्बोक्सिलिक acid group, the carboxylic acid group having amino group at alpha position is called as alpha amino acids। देखो बच्चों, और एक बात बता दूं, आपका जो प्रोटीन्स होता है यल कॉन्फ़िगरेशन का होता है। प्रोटीन्स जो होता है आपका यल कॉन्फ़िगरेशन का होता है। जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तुमको क्या मिलता है, अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये भी होता है आपका यल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम इसे यल अल्फा अमीनो एसिड्स भी बोल सकते हैं। अगर हम देखेंगे बेसिकली आपका अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो देखो बच्चों, COH NH2H और यहाँ पर आपका R ग्रुप। अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो ये कार्बन है, इस COH ग्रुप से, ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन से आपका NH2 ग्रुप अटैच है। दैट इज आपका इस कार्बन को क्या कहेंगे, हम अल्फा कार्बन एटम कहेंगे, क्योंकि COH ग्रुप से बाजू वाला जो कार्बन होता है, उस कार्बन से आपका डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच है, इसलिए हमने इसको अल्फा अमीनो एसिड्स कहा। तो इस कंपाउंड को हम, स्ट्रक्चर को, ये एक्चुअली जनरल फार्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड्स का। तो देखो बच्चों, वैसे तो सिलेबस के अंदर देखेंगे, बोर्ड के अंदर देखेंगे, एग्जाम के अंदर तो आपके टोटल अल्फा अमीनो एसिड्स है। तो इसमें स्पेशली अगर आपको एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं, जिस पर बोर्ड के अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, या इन शॉर्ट में आपको राइट शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, या कभी आपको पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है बताइए, या स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो हम समझेंगे सबसे पहले जो आपका अल्फा अमीनो एसिड्स है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे COH, देन आपका NH2, देन आपका हाइड्रोजन और देन आपका R। अब इस R के जगह पर एक्चुअली अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर ये जो तीन ग्रुप्स है, ये ग्रुप आपके सेम रहेंगे। इस R के जगह पर दूसरे ग्रुप्स वहां पर ऐड होंगे और आपके अल्फा अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपके अल्फा अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग, ये तो हो गया आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर हम देखेंगे इस R के जगह पर, देखो बच्चों, R के जगह पर अगर मैं, जो बेसिकली जनरली पूछे जाने वाले, हम पहले 3 कंपाउंड को देखते हैं। देखो, इस R के जगह पर मैं क्या करता हूं, NH2
COH, और इस R की जगह पर मैं लेता हूं आपके हाइड्रोजन को। R की जगह पर मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन को लिया। देन सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसी का, कार्बन COH, हाइड्रोजन NH2 CH3। देन थर्ड एग्जांपल देखेंगे, कार्बन COH, हाइड्रोजन NH2। देन यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH CH3 CH3। देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैंने R के जगह पर फर्स्ट एग्जांपल में मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिया, और थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया। अगर हम बात करेंगे तो आपके अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर ये तीन जो ग्रुप है आपके एज इट इज रहेंगे, और सिर्फ आपका ये R वाला ग्रुप क्या होगा? चेंज होगा। और R वाला ग्रुप चेंज होने के बाद में उसके अल्फा अमीनो एसिड के नाम भी चेंज होंगे। अगर हम बात करेंगे पहला वाला जो आपका एग्जाम्पल है, ये है आपका ग्लाइसिन, इसे कहेंगे ग्लाइसिन। देन ये है आपका एलेनिन, और ये है आपका वैलिन। जनरली आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके से। तो अगर हम देखेंगे तो ये तीन अमीनो एसिड्स पर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर। इन तीनों एग्जाम्पल को कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट आपका G से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका A से, और ये V से। तो इनको इन शॉर्ट में आप GAV, गाँव, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। देखेंगे यहाँ पर तो आपके तीन अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो आपके और अदर भी एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर दिए वाले। पेज नंबर 308 पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स और आपके अमीनो एसिड्स के नेम, देन उसके स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके टोटल 20 अमीनो एसिड्स है। और फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन R के जगह पर ऐड था। देन एलेनिन आपके R के जगह पर, यानी R ग्रुप के जगह पर आपका CH3 ग्रुप ऐड था। देन आपका यहाँ पर वैलिन, जिसके जगह पर आपका जो है तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ऐसे ही इस तरीके से आपके 20 अमीनो एसिड्स है। और आपको एग्जाम के अंदर जनरली जो पूछे जाने वाले हैं, इसमें से आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल आया तो हम आसानी से पहचान सकते। और ये बेसिकली जो पहले तीन एग्जाम्पल है, इस पर ज़्यादातर आपको तवज्जो देना है। तो बच्चों वन मोर थिंग आपको एक बात और बता दूं, जो आपका ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन है, इस तरीके से आपके 20 अमीनो एसिड्स है। अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज ए कायरल। अगर हम देखेंगे तो आपके 20 जो अमीनो एसिड्स है, इसके अंदर सिर्फ ग्लाइसिन ही एक ऐसा है जो अकायरल है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कायरल। अब कायरल किसे कहते हैं? देखो अगर हम इस कंपाउंड को देखेंगे, इस कंपाउंड के अंदर आपके कार्बन एटम से, कायरल कार्बन एटम किसे कहते हैं? जिस कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच रहेंगे उसे क्या कहते हैं? कायरल कार्बन एटम। अगर हम देखेंगे इस कार्बन एटम से COH ग्रुप, देन हाइड्रोजन, देन NH2, और यहाँ पर अगेन क्या है? हाइड्रोजन। क्या ये कायरल है? नहीं, ये कायरल एटम नहीं है। फिर इसकी बात करेंगे, देखो इस कार्बन एटम से COH ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, NH2 है, CH3, यस, ये आपका कायरल कार्बन एटम है। फिर उसके बाद में इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन से एक आपका आइसोप्रोपाइल, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक आपका हाइड्रोजन, एक आपका अमीनो ग्रुप, यस, ये भी आपका कायरल कार्बन एटम है। अगर हम बात करेंगे तो टोटल अमीनो एसिड्स के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा है जो अकायरल है। कौन सा है? आपका ग्लाइसिन। अगर आपको कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, इन अमीनो एसिड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अकायरल, यानी वो कायरल नहीं है, तो कौन सा रहेगा? वो आपका ग्लाइसिन। इस बात को भी याद रखना है। तो बच्चों एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो। बच्चों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जैसा कि हमने देखा था कि आपके अमीनो एसिड्स के अंदर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अल्फा पोजीशन पर आपका NH2 ग्रुप है, दैट इज अमीनो ग्रुप है। और हमने देखा था कि R ग्रुप अगर आपका चेंज होता रहेगा, उस तरीके से आपके अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। जो आपका अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है, देखो बच्चों, COH, NH2, देन हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका R ग्रुप होता है। अब इस अल्फा अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके टाइप्स है 3। एक होता है आपका एसिडिक, एक होता है बेसिक, एक होता है न्यूट्रल। अगर हम pH स्केल को देखेंगे, pH स्केल को, pH स्केल के अंदर अगर हम बात करेंगे 1 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक, ये आपका pH स्केल होता है। जनरली आपका 1 से लेकर 7 का जो होता है आपका एसिडिक होता है, और आपका 7 से लेकर 14 का pH स्केल क्या होता है? आपका बेसिक। और ये क्या होता है? आपका नियर बाय 7 न्यूट्रल नेचर होता है pH स्केल के रिगार्डिंग। वैसे ही अगर हम बात करेंगे आपके एसिडिक,
बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपका आर वाला ग्रुप है, ये जो आपका आर वाला ग्रुप है, इफ, देखो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ आर ग्रुप कंटेन, इफ आर ग्रुप कंटेन एसिडिक, यानी आर जो ग्रुप है आपका वो अगर आपका एसिडिक रहेगा, वो आपका एसिडिक ग्रुप रहेगा, आर कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड्स, इसे क्या कहेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब वैसे ही अगर हम बेसिक की बात करेंगे, इफ आर ग्रुप, अगर आपका आर ग्रुप कंटेनिंग या कंटेन बेसिक ग्रुप आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे, बेसिक अमीनो एसिड्स। अब हमने यहां पर एसिडिक की डेफिनेशन देखी, बेसिक की देखी, वैसे ही हम न्यूट्रल की देखेंगे। इफ आर ग्रुप कंटेन न्यूट्रल ग्रुप, आर के जगह पर क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल ग्रुप रहेगा, आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो बच्चों ये थे आपका टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहां पर हमने एसिडिक क्या देखा, इस आर के जगह पर अगर आपका एसिडिक ग्रुप है तो वो कहलाएगा आपका एसिडिक अमीनो एसिड्स, और इस आर के जगह पर अगर आपका कोई बेसिक ग्रुप रहेगा तो वो कहलाएगा आपका बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। और आपके अगर आर के जगह पर न्यूट्रल ग्रुप रहेगा तो वो कहलाएगा आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो। तो बच्चों अगला पॉइंट देखेंगे हम, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, देखो बच्चों बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं अमीनो एसिड्स, और कुछ अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं उसी को कहा जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब देखेंगे अगर हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन, द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी एंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, ये हमको डायरेक्टली बाहर से खाने के जरिए से लेना पड़ता है, इसको क्या कहेंगे हम, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी and which are obtained from the diet are called essential amino acids। अगर हम देखेंगे तो अभी तक आपके टोटल अमीनो एसिड्स जो है 20 है, कितने हैं 20, इसमें से आपके 10 जो है इसेंशियल है, 10 अमीनो एसिड्स क्या है आपके इसेंशियल है, और ये जो आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स है इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज in human body, in human body। फिर ये 10 कैसे रहेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होंगे। अगर हम देखेंगे पेज नंबर 308 पर आपको यहाँ पर एक चार्ट दिए वाला है 308 पर। इस चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिखे वाला है जो आपके स्टार मार्क किए वाले, दैट इज इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर हम देखेंगे इस चार्ट के अंदर जो वैलिन है, ल्यूसाइन है, ये जो आपके एग्जांपल्स है जो स्टार मार्क किए वाले, ये सारे आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स। हम यहाँ पर देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ये सारे क्या है आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।